तो एक इन्वेस्टर ने मुझसे सवाल पूछा कि सर मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड्स बता दीजिए। जब ये सवाल आता है तो अक्सर मैं कंफ्यूजन में पड़ जाता हूँ कि इन्वेस्टर मुझसे रिटायरमेंट के पहले की सेविंग के बारे में बात कर रहा है या फिर रिटायर हो जाने के बाद की सेविंग्स के बारे में बात कर रहा है। अब अगर इन्वेस्टर मेरे सामने खड़ा है तो मैं उसकी एज देख के बता सकता हूँ कि उसका गोल क्या है। बट जब इन्वेस्टर मेरे सामने नहीं होता जैसे कि यूट्यूब के ऊपर, तो उस टाइम पे ये कंफ्यूजन बरकरार रहती है। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मैं आज की इस वीडियो के अंदर दोनों ही तरीके के म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि रिटायरमेंट से पहले चूज किए जाने चाहिए और रिटायरमेंट के बाद चूज किए जाने चाहिए। सो हेलो एंड वेलकम इन्वेस्टर्स, सुपीफ्लेक्स की लेटेस्ट वीडियो के अंदर जहां पर मैं शुभम गुप्ता आपके लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को आसान बनाता हूं। एंड इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज की ये डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर। अब जब रिटायरमेंट के बारे में बात करते हैं तो रिटायरमेंट का हर किसी के दिमाग में अपना एक मतलब है। रिटायरमेंट का सिंपल सा डेफिनेशन ये होता है कि एक ऐसी एज जब आप अपनी एक्टिव इनकम को छोड़ के अपनी पैसिव इनकम से अपनी जिंदगी को चलाना चाहते हो। मतलब लाइफ का एक ऐसा पड़ाव जहां पर आप काम करना, एक्टिवली सैलरी कमाना या बिजनेस इनकम कमाना, ये सारी चीजें छोड़ के जो भी इन्वेस्टमेंट आपने कर लिया है, जो पैसा आपने एक्यूमुलेट कर लिया है, चाहे वो किसी भी एसेट क्लास के अंदर है, उससे मंथली कुछ ना कुछ विड्रॉल करके अपने खर्चों को चलाना, अपनी लाइफ को जीना और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने का आप एम रखते हो। इसको बोलते हैं हम रिटायरमेंट। अब आज के ज़माने में जहाँ पर काफ़ी सारे लोग 50 या 40 या 45 पे भी रिटायर होने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ऐसे लोग अभी भी होंगे जो 60 पे अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोग ऑलरेडी इस एज तक पहुँच चुके हैं और कुछ लोग इस एज की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर दोनों ही सेक्शंस के ऊपर डिटेल में बात करना चाहूँगा, जिससे आपको सही म्यूचुअल फंड चूज़ करने में आसानी मिले। अब जो भी मैं बातें इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ, वो कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। बस आपको सही तरीके से रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करते हैं, वो सिखाने की एक कोशिश है। जब भी आप इन्वेस्टिंग करें, कोशिश करें कि अपनी रिस्क एपेटाइट को समझें, अपनी प्रोफाइल समझें या फिर किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करके ही अपनी इन्वेस्टमेंट को करें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं उन सभी इन्वेस्टर्स के बारे में जो शायद आज 20, 25 या 30 या 40 तक की एज तक बैठे हुए हैं और अगले 15 से 20 साल के अंदर अपनी रिटायरमेंट को करने के बारे में सोच रहे हैं। तो जब भी इस कैटेगरी की रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में बात की जाती है तो इनकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, जैसे कि 15, 20, 25, 30 हजार की एसआईपी जो भी हम करने वाले हैं, वो सारी की सारी आपकी मैक्सिमम रिटर्न आपको बना के दे, जिससे ज्यादा से ज्यादा वेल्थ कलेक्ट हो सके और रिटायरमेंट के टाइम पे हमें परेशान ना होना पड़े मंथली इनकम जनरेट करने के लिए। तो ऐसे में जनरली कैटेगरी जो सेलेक्ट की जाती है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड यानी कि 100% शेयर बाजार वाले म्यूचुअल फंड की कैटेगरी को सेलेक्ट किया जाता है। अब इसमें कई बार इन्वेस्टर की परेशानी ये भी रहती है कि मुझे बार बार बाइंग सेलिंग नहीं करनी, क्या उसके लिए कोई कैटेगरी अवेलेबल है? या फिर इन्वेस्टर ये चाहता है कि मैं ज्यादा उठा पटक नहीं देखना चाहता, क्या उसके लिए कोई कैटेगरी अवेलेबल है? इस तरीके के सवाल भी दिमाग में आते हैं। तो मैं एक एक करके सारे म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज के बारे में बात करूंगा जो इस ब्रैकेट के अंदर फॉल करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप फंड्स के बारे में जो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज होती हैं। अब क्योंकि टाइम होराइजन 15 से 20 साल का है तो आप लार्ज कैप के अलावा भी कैटेगरीज को कंसिडर कर सकते हो। बट अगर आप एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो, म्यूचुअल फंड में अभी तक पैसा नहीं लगाया है, शेयर बाजार का एक्सपीरियंस आपको नहीं है, तो आपके लिए 15 से 20 साल के टाइम होराइजन में भी लार्ज कैप फंड ही सुटेबल रहने वाला है एज योर फर्स्ट स्कीम। जब भी आप पोर्टफोलियो बनाना शुरू करो, सबसे कम रिस्की कैटेगरी से स्टार्ट करो, जिससे आने वाले टाइम में ज्यादा उठापटक आपको ना देखने को मिले। जैसे जैसे आपको मार्केट में 1 साल, 2 साल, 3 साल का टाइम पीरियड हो जाए, एक्सपीरियंस हो जाए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग समझ में आना शुरू हो जाए, तो आप आगे चल के फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप जैसी कैटेगरीज, जिनके अंदर मैं आगे आपको बता दूंगा कि कहाँ इन्वेस्ट करती है, उसके अंदर अपना पैसा लगाना शुरू कर सकते हो। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आप ज्यादा रिटर्न बनाने के लिए ज्यादा रिस्क की इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जा सकते हो। अब कई बार इन्वेस्टर्स को कंफ्यूजन होता है कि रिस्क क्या होता है, रिटर्न्स कैसे चेक करते हैं, एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है। तो इन सारी चीजों के लिए मैंने एक डिटेल्ड कोर्स आपके लिए 2 घंटे का बना के रखा हुआ है। इसमें वो सारी नॉलेज है जो शायद आपको इन्वेस्टिंग के ऊपर अपने स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाई गई होगी, वो जाके आप अटेंड कर सकते हो। संडे को मैं लाइव मास्टर क्लास करता हूं जिसमें पोर्टफोलियो बिल्डिंग एक्सरसाइज हम करते हैं।
वो भी आप आके अटेंड कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस के जवाब मुझसे ले सकते हो। तो अगर आप इस मास्टर क्लास और इस कोर्स को एक्सेस करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, उसको जाके आप क्लिक करके साइन अप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लार्ज कैप से थोड़ी सी ज्यादा एग्रेसिव कैटेगरी के बारे में, जिसका नाम है मिड कैप कंपनीज। ये इंडिया की टॉप 100 के बाद आने वाली 150 कंपनीज के अंदर पैसा लगाता है। इनकी खासियत ये है कि जनरली लार्ज कैप से थोड़ी सी ज्यादा एग्रेसिव होती है। ये आने वाले टाइम की मार्केट लीडर कंपनीज बन सकती हैं, जिनके अंदर लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। जनरली हिस्टोरिक एवरेज तो यही कहता है। इसके बाद इसमें वो कंपनीज होती हैं जिनके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी प्रूवन हो चुके हैं। अब वो मल्टीपल ज्योग्राफी में अपने एक्सपेंशन को करके कंपनी के इन्वेस्टर्स को ज्यादा वेल्थ बना के देना चाहती हैं। तो इस तरीके की कंपनीज को भी आप पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हो। कोई ऐसी कैटेगरी एग्जिस्ट करती है जो इन दोनों ही फंड्स को एक ही कैटेगरी में डाले? जी हाँ, बिल्कुल। लार्ज एंड मिड कैप करके एक फंड है जिसके अंदर 35 लार्ज कैप 35 मिड कैप मिक्स करके 70% पोर्टफोलियो ऐसे बनाया जाता है। रिमेनिंग 30% के अंदर फंड मैनेजर लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप का अपना कॉम्बिनेशन लेता है। फाइनली लास्ट में आती है सबसे एग्रेसिव कंपनीज, जिनके प्रोडक्ट्स या तो अभी R&D स्टेज में है या बन चुके हैं, तो बहुत ही छोटी लोकेशन पे बिक रहे हैं या टेस्ट हो रहे हैं। इस तरीके की कंपनीज आती हैं। यहां पर रिटर्न और रिस्क दोनों ही सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड होता है। सबसे ज्यादा एग्रेसिव कंपनीज होती हैं। ये उन्हीं इन्वेस्टर के लिए सुटेबल हैं जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर 3 से 5 साल का टाइम पीरियड स्पेंड कर चुके हैं, मार्केट को समझते हैं, नॉलेज रखते हैं एंड अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा एग्रेसिव लेके जाना चाहते हैं। अब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरीज के बारे में बात करूं तो इनकी मार्केट साइकिल जो है बुल, बेयर, फ्लैट, ये तीनों ही मार्केट साइकिल जनरली 5 से 8 साल के बीच में कंप्लीट होती है। जो आपका टाइम होराइजन है 15 से 20 साल का, उस टाइम होराइजन के लिए तीनों ही कैटेगरीज काफी ज्यादा सुटेबल रहने वाली है। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि मैं 3 फंड्स नहीं लेना चाहता, मैं एक ही फंड लेना चाहता हूं जिसमें मेरी रिटायरमेंट की एसआईपी चलती रहे। तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला है फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा है मल्टी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर जनरली लार्ज कैप की कैटेगरी का एलोकेशन ज्यादा होता है, 50 to 60% के आसपास ये रहता है। एंड रिमेनिंग पैसा फंड मैनेजर मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रखता है। एंड काफी हद तक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के एलोकेशन को फंड मैनेजर अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है। बट मल्टी कैप के अंदर इसका थोड़ा सा एग्रेसिव वर्जन देखने को मिलता है, जहां पर लार्ज कैप को 25%, मिड कैप को 25% एंड स्मॉल कैप को भी 25% मैंडेटरली रखा जाता है, जिससे 75% पोर्टफोलियो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। रिमेनिंग 25% जो है उसी के ऊपर फंड मैनेजर अपनी कॉल लेके मार्केट कंडीशन के हिसाब से पैसे को डाल सकता है। तो अगर आप थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव जाना चाहते हो तो मल्टी कैप आपका ऑप्शन रहेगा। अगर आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहना चाहते हो तो आपके पास फ्लेक्सी कैप फंड का भी ऑप्शन है। इन सभी फंड्स के बेस्ट स्कीम्स कौन से हैं, उनको कंपेयर कैसे करते हैं, अपने पोर्टफोलियो के लिए कैसे चूज करते हैं, ये भी मैंने डिटेल में कोर्स में बताया हुआ है। तो ये सारे फंड्स हो गए जिनके अंदर आप अपने रिटायरमेंट गोल के हिसाब से अपनी एसआईपी को चलाओगे। आपका रिटायरमेंट गोल कैसे कैलकुलेट होता है, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कैलकुलेटर क्या एग्जिस्ट करता है, इसको मैं आने वाली वीडियोस के अंदर डिटेल में कवर करूंगा। जब हम स्टेप बाय स्टेप रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर बात करेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियो भी आप तक पहुंच जाए। तो ये था पहला पोर्शन जिसके अंदर इन्वेस्टर अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहा है। अब जब आप रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे होते हो तो इसमें रीबैलेंसिंग का बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है, जहां पर आपको ये समझने की जरूरत है कि जैसे ही आप रिटायरमेंट एज के पास पहुंचने वाले हो, लगभग 5 साल का टाइम पीरियड आपके पास रह गया है, तो आपको शेयर बाजार से पैसा निकाल के एक ऐसे एसेट में भी डालना पड़ेगा जो कि सेफ है, जिससे जब आप रिटायरमेंट एज के पास पहुंच जाओ तो उस टाइम पे शेयर बाजार का इंपैक्ट आपके पैसे के ऊपर ना पड़े, आपका पैसा एकदम से ना नीचे गिर जाए, जिसकी वजह से आपको रिटायरमेंट के टाइम पीरियड पे परेशानी उठानी पड़े। तो इसी पॉइंट को बताते हुए मैं अगले सेक्शन के ऊपर आना चाहता हूं, जिसका नाम है ऐसे इन्वेस्टर्स की रिटायरमेंट प्लानिंग जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं या अगले 1 साल के अंदर होने वाले हैं। उन सभी इन्वेस्टर्स के लिए पोर्टफोलियो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट दिखेगा जो आपने पहले पोर्टफोलियो अभी डिस्कस करा। इन सभी इन्वेस्टर के पास रिस्क लेने की कैपेसिटी ज्यादा नहीं है। ये इन्वेस्टर अपने लिए मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हैं, अपने पैसे की प्रोटेक्शन इंश्योर करना चाहते हैं एंड साथ ही साथ जितनी भी रिटायरमेंट लाइफ वो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इंडिया के अंदर अगर मैं 60 एज रिटायरमेंट की मानूं तो 20 से 25 ईयर्स का एटलीस्ट आपको कॉर्पस प्लान करके चलना पड़ेगा। 80 to 85 की एज के लिए आपको प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी, जिससे आपका पैसा खत्म ना हो। बहुत सारे टाइम पे अक्सर ये देखा गया है कि लोगों को लास्ट के एजेस में जाके अपने बच्चों के ऊपर बहुत हेविली रिलाय करना पड़ता है या फिर फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट के टाइम पे आपका हेल्थ केयर एक्सपेंस काफी तेजी से बढ़ जाएगा। ऐसे टाइम पीरियड पर जनरली इंश्योरेंस अवेलेबल या तो नहीं होता है या फिर इंश्योरेंस सारी चीजें कवर नहीं कर रहा होता है। और हेल्थ केयर इन्फ्लेशन, हेल्थ केयर के ऊपर किए जाने वाले खर्चे की महंगाई इंडिया के अंदर बहुत तेजी से बढ़ती है।
इसी रीजन की वजह से सही रिटायरमेंट प्लानिंग ना करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है लास्ट के कुछ सालों के अंदर, यानी कि 80 से अबव की एज में अगर आपका पैसा भी खत्म हो गया है, हेल्थ केयर इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आपके पास अर्निंग कैपेसिटी भी अब नहीं है, आप फिजिकली या तो डिसेबल हो या फिर आपके पास अब कैपेबिलिटीज नहीं है पैसा कमा के लाने की, तो ऐसे टाइम पीरियड पे आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत बुरी तरीके से फेल हो सकती है। तो इस चीज से बचने के लिए हमें बहुत स्मार्टली रिटायरमेंट प्लानिंग करनी होती है। ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप कोर्स भी बनाया हुआ है, बट अभी मैं आपको समझाता हूं कि दो तरीके से हम इस केस में रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं। सबसे पहला, आप अपने पैसे को 3 बास्केट के अंदर डिवाइड करके रखोगे, जिसके अंदर अगले 1 से 2 साल के अंदर जो भी इनकम या एक्सपेंस या फिर मिसलेनियस खर्चा जो भी आप एंटीसिपेट कर सकते हो, उस सारे पैसे को उठा के या तो आप एक एफडी के अंदर डालोगे या फिर एक ऐसे म्यूचुअल फंड में डालोगे जिसका 0% का शेयर मार्केट का एक्सपोजर है, जैसे कि लिक्विड बॉन्ड फंड, आर्बिट्राज फंड, जो भी आपके टैक्सेशन के हिसाब से सुटेबल बैठता है। ये अगेन कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है जिसको मैं 3 बकेट स्ट्रैटेजी बोलता हूं, जिसके थ्रू आप अपने पोर्टफोलियो को सही तरीके से डिवाइड करते हो। देन उसके बाद सेकंड, ऐसे खर्चे जो आप अगले 2 से 5 साल के बीच में, यानी कि आप सारा पैसा एफडी के अंदर ना डाल के आप कुछ पैसा जो अगले 2 से 5 साल के खर्चों के लिए चाहिए, उस पैसे को उठा के आप हाइब्रिड फंड जैसे कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड, बैलेंस हाइब्रिड या फिर मल्टी एसेट फंड, जिसके अंदर 30% से लेके 50% तक शेयर बाजार का एक्सपोजर रखा जाता है, रिमेनिंग पैसे को बॉन्ड्स के अंदर मेंटेन किया जाता है एंड मल्टी एसेट फंड के अंदर गोल्ड सिल्वर का भी एलोकेशन लिया जाता है। ये एक ऐसी कैटेगरी है जो फंड मैनेजर को आपके पैसे को ग्रो करने में और स्टेबिलिटी देने में, दोनों में हेल्प करता है। जब आप किसी स्कीम के अंदर पैसा डालते हो, अगर आप उसमें सिर्फ शेयर बाजार रखोगे तो फंड मैनेजर के पास ज्यादा चांसेस नहीं है कि वो आपके पैसे को प्रोटेक्ट कर पाए। इसी रीजन की वजह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को फंड मैनेजर को ऐसे फंड के अंदर डाल के दो जहां पे शेयर बाजार भी हो, बॉन्ड भी हो, गोल्ड सिल्वर भी हो। इस तरीके से आपका 2 से 5 साल का पैसा प्रोटेक्टेड रहेगा। तीसरी जो लास्ट कैटेगरी निकल के आती है, इसमें वही पैसा डालें जिसकी आपको 5 साल तक जरूरत नहीं पड़ने वाली है, या फिर इस पैसे को आप अपने बच्चे को इनहेरिटेंस के रूप में देके जाना चाहते हो। आप अभी उस पैसे को ट्रांसफर नहीं करना चाहते, आप अपने बच्चे को इनहेरिटेंस देना चाहते हो। शायद अगर आपको लास्ट के कुछ सालों के अंदर जाके पैसों की जरूरत पड़े तो आप खुद से उस पैसे को निकाल सको। ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहते हैं। इस पैसे को आप शेयर बाजार के अंदर डालो, बट उसमें भी ज्यादा एग्रेसिव कैटेगरीज की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, इस तरीके की कैटेगरीज को एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी आप लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप जैसी कैटेगरीज जो कि कम रिस्की होती है रिमेनिंग 3 के कंपैरिजन में, उसको चूज करो। एंड इसमें इन सभी फंड्स के अंदर अपने बच्चों को, जिसको भी आप इनहेरिटेंस देना चाहते हो, उनको नॉमिनी बना के जरूर जाना, ताकि उनके लिए आपके जाने के बाद ये जो प्रोसेस है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एक्सेस करने का, ये टीडीएस प्रोसेस ना बने, ये स्मूथली उनके पास ट्रांसफर हो जाए। तो ये था ओवरऑल स्ट्रक्चर जिसके थ्रू आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग रिटायर हो जाने के बाद कर सकते हो। एक और तरीका है जिसके अंदर आप सारा का सारा पैसा उठा के एक हाइब्रिड फंड के अंदर डाल देते हो और वहां से एसडब्ल्यूपी इनकम को स्टार्ट करते हो। हाइब्रिड फंड्स बहुत ही अच्छी कैटेगरी है जब आप पूरा शेयर बाजार का एक्सपोजर ना लेके बेटर रिटर्न बना के स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट को करना चाहते हो। ये दोनों तरीके हैं, इनके ऊपर मैं आने वाले टाइम में और भी डिटेल्ड वीडियोस लेकर आऊंगा, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी मैंने आपको दोनों ही तरीकों, जो कि रिटायरमेंट से पहले वाली इन्वेस्टमेंट और रिटायरमेंट के बाद वाली इन्वेस्टमेंट, इनके ऊपर पूरा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दिया है। ये डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आने वाली वीडियोस के अंदर आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग भी मिल जाएगा। रिटायरमेंट से रिलेटेड आपके कुछ स्पेसिफिक सवाल हो तो वो उसको कमेंट सेक्शन के अंदर इस वीडियो के मेंशन जरूर करना, ताकि जब मैं दोबारा से रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आपके सवालों को आंसर करते हुए उन वीडियोस को बनाऊं। होपफुली ये वीडियो आपको काफी हद तक हेल्प करेगी आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.